नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। किसके बारे में देखेंगे? विजयनगर साम्राज्य। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो पांच भाइयों के परिवार के अंग थे। अब विजयनगर का जो शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर, ये ध्यान रखिएगा। हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण संत के आशीर्वाद से किया था। एक संत थे, इनके आशीर्वाद से किया था। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। किसके नाम पे? अपने पिताजी के नाम पे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। कई बार यह आया हुआ है, प्रश्न है कि इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब याद रखिएगा। इसकी राजधानी हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य की खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी भाषा तेलुगु है। यहां तक आप ध्यान रखिए, इसकी भाषा क्या है? तेलुगु है। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र के सामंत थे। देखिए, पहले यहाँ पे सामंत थे। किसके यहाँ? हरिहर बुक्का दोनों वारंगल के काकतीय राजवंश जो था उसके यह सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, तुलुब, अराविडु वंश। ये देखिए याद रखिएगा, संगम, सलूब, तुलुब एवं अराविडु। ये इनके चार वंश के नाम से इन्होंने राज्य किया है। बुक्का प्रथम वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। कौन? बुक्का प्रथम। प्रश्न यही बनेगा कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? बुक्का प्रथम द्वितीय, हरिहर प्रथम द्वितीय। तो इसको किसको लिखोगे? बुक्का प्रथम को। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी कौन? हरिहर द्वितीय ने। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। याद रखिएगा, कौन आया था? निकोलो कांटी। निकोलो कांटी। अब देखिए, जो संगम वंश है, अब संगम वंश में पहले देखिए हरिहर था। यह 1336 से लेकर 1356, मतलब 20 साल शासन किया। दूसरा 1356 से 1377, यह बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम। फिर हरिहर द्वितीय 1377 से 1404, देवराय प्रथम 1406 से 1422, और देवराय द्वितीय 1422 से 1446। मल्लिकार्जुन 1446 से लेकर के 1465, और 1465 लेकर के 1485 तक किसने किया? विरूपाक्ष द्वितीय ने। विरूपाक्ष द्वितीय ने। तो ये देखिए, इसमें सारे इनके क्रम वाइज शासक हैं और उनका ड्यूरेशन दिया हुआ है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है और कई बार सीक्वेंसी पूछ सकता है कि हरिहर के बाद बुक्का प्रथम आया था, फिर हरिहर द्वितीय, फिर देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष द्वितीय। अब देखिए, यहाँ देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पे एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहर ला सके, और सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर बांध भी बनवाया था। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाएगा कि देवराय प्रथम ने क्या क्या कार्य करवाया था। तो ये आप समझ लेना कि एक नहर का निर्माण करवाया था और एक बांध भी बनवाया था। कहाँ पे? हरिद्र नदी पर। अब संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? यह देवराय द्वितीय था। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक इसके शासनकाल में आया था। किसके? देवराय द्वितीय के। ये आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में थे। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीर दी थी। यह भी देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इसकी सेना में 2000 मुसलमान भी थे। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर भी कहा गया है। जगबेटकर मतलब होता है हाथियों का शिकारी। ते प्रश्न बनेगा, इसको आप सब नोट करिएगा। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। ब्रह्मसूत्र पर क्या लिखा था? भाष्य लिखा था। मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। किसको? मल्लिका अर्जुन को। तो देखिए, इसमें लगता जो देवराय द्वितीय था ये काफी प्रभावशाली शासक था। ये आप ध्यान रखिएगा। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की थी। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश जो सालू वंश की स्थापना किया। यह 1485 से 1506 तक इसका टाइम ड्यूरेशन है। सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन हुआ। किसका आया? तुलु वंश का। और तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तो इनका यही याद रखिएगा, इसके संस्थापक
कौन थे? अब देखिए, तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। कौन था? प्रश्न कई बार आया हुआ है कि तुलु वंश का सबसे महान शासक या प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना था। 8 अगस्त 1509 को शासक बना। और तिम्मा सालू तिम्मा और कृष्णदेव राय का युग मंत्री भी था। सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का युग मंत्री था। सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बनाया है। तो आप देखना ये कहाँ पे बना है, तो यह बाबरनामा में इसके बारे में लिखा गया। किसमें लिखा गया है? बाबरनामा में। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर यात्रा में आया था। ये भी याद रखना, कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। देखो, एक तो अष्टप्रधान आता है जो शिवाजी के दरबार में थे, और यहाँ अष्टदिग्गज उनका नाम था। तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। क्लासिक युग कहा गया किसके? कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। ये दोनों याद रखिएगा, दो रचनाएं हैं, अमुक्त माल्याद और जाम्बवती कल्याणम। ये दोनों इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इसको याद करिएगा। पांडुरंग महात्म की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। किसकी? पांडुरंग महात्म की। नागलपुर नामक नए राज्य हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। अब देखिए, कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नए नगर की हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी। कब हो गई थी? 1529 ईस्वी में। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। यदि याद रखिएगा, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह, इसका मतलब ये काफी ईमानदार भी शासक थे। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। कौन था? सदाशिव। इंपॉर्टेंट है, कई बार आया। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। और राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था, और इसी युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। याद रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध कई बार आ चुका है प्रश्न में। तो 23 जनवरी 1565 को हुआ है। 23 जनवरी 1565 को। अब देखिए, यहाँ पे आपको देखना है कि विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों में के संघ में शामिल था। अब विजयनगर के विरुद्ध जो अलग अलग राज्य बने थे दक्षिण भारत में, वह थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। कौन कर रहा था? अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। जब जो तालीकोटा का युद्ध चल रहा था, विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, और कृष्णा गोदावरी के कछार में, और मराठवाड़ा प्रदेश में। ये तीनों ही उपजाऊ क्षेत्र थे, इसलिए यहाँ पे लड़ाई इसके लिए चलता रहता था। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। अब तालीकोटा युद्ध के बाद इनकी स्थिति काफी कमजोर हो जाती है, तो सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाया। किसको बनाया? पेनुकोंडा को। स्टेटमेंट में प्रश्न आएंगे। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था। पेनुकोंडा में किया था। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। कौन था? रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासन काल में ही ओडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। देखिए, अब इन्हीं का वंश चल रहा था जिसमें ओडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए क्रम में देखिए, पहले सबसे बड़ा प्रांत था। प्रांत के बाद कोट्टम या वलनाडु, जिसको जिला बोला जाता था, और नाडु मेलाग्राम, जो 50 ग्रामों का समूह होता था, और को ग्राम बोला जाता था। कई बार इसको ऐसे पूछा जाएगा कि विजयनगर में उर क्या थी? तो यह ग्राम थी। उर क्या थी? ग्राम थी। प्रांत क्या था? मंडल था। तो ऐसे प्रश्न खूब बनते हैं। विजयनगर
कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। वे नायक वस्तुतः भूसामंत थे। कौन थे? भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले और उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, इसके प्रशासनिक से यह प्रश्न बनेगा। अब देखिए, इसमें आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में गठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों को नियुक्त की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? आयंगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आयंगर कहा जाता था। वे अवैतनिक होते थे, इनको पेमेंट नहीं मिलती थी। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। तो ये देखिए, आयंगर बंधु जो थे उनके लिए शब्द हैं। अब देखिए, कर्णिक नामक आयंगर, ये देखिए, कर्णिक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। तो कौन आदमी होता था? कर्णिक। याद रखिएगा, कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय के समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व की उपज दर का 1/6 भाग था। विवाह कर वर वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उबली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि या भूधारण पद्धति थी। इसको क्या कहा जाता था? उबली। रक्त कुंडगे युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था, मतलब जो शहीद हो जाते थे उनके लिए क्या मिलता था? रक्त कोड़गे। रक्त कोड़गे। इसके बाद देखिए, कुट्टगी ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुट्टगी। ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट टर्म है। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो जाते थे, उन्हें कूदी कहलाते थे। मतलब जो किसान उस खेती में लगे रहते थे, अगर वो बेच दी गई तो उसी के साथ वो भी बेच दिए जाते थे। उस व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? कूदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कूदी कहा जाता था। अब देखिए, विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। क्या? कदाचार कहलाता था। इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक क्या होता था? दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। टकसाल जोरी खाना क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग होती थी पैसे की। और चिट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। किसको? चिट्टी। चिट्टी मतलब जो ये वीर व्यापारी वर्ग था। और उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। याद देखिए देखिए, ये जो टर्म है, उत्तर भारत से लोग जो दक्षिण भारत में जाकर बसे थे उनको क्या कहा जाता था? बड़वा। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेसवक कहा जाता था। देखिए यहाँ पे बेसवक, जो मनुष्यों के क्रय विक्रय करते थे, लेकिन जो किसानी में करते थे उन्हें कूदी कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। नोट: विजयनगर की मुद्रा पेगोड़ा तथा बहमनी राज की मुद्रा हुण थी। ये दोनों ध्यान रखिएगा। विजयनगर की पेगोड़ा थी और यहाँ की क्या थी? हुण थी। दोस्तों देखिए, अब जो स्टार्ट होता है वंश और उसका समय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमें ध्यान देना है कि कौन सा वंश कितने समय तक था। देखिए, संगम वंश कितने दिन से कितने दिन तक था? 1336 ईस्वी से लेकर के 1485 तक। याद रखने वाला पॉइंट है, 1336 से लेकर के 1485 ईस्वी तक। इस संगम के बाद जस्ट जो शुरू होता है वह सुलुओ वंश। कौन सा वंश? सुलुओ वंश। इसका समय स्टार्ट होता है 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक। 1485 से लेकर के 1505। इसके बाद देखिए, तुलुव। सुलु के बाद तुलुव वंश शुरू होता है। इसका टाइम कब से होता है? 1505 से लेकर के 1570। 1505 से लेकर के 70, मतलब यह कितने दिन तक चलता है? 65 साल तक। इसके बाद देखिए आपका आता है अराविडु वंश। अराविडु वंश, यह 1570 से लेकर के
1649, 1570 से लेकर के 1649। तो देखो ये कई बार सीक्वेंस से पूछ लिया जाता है। तो इसमें आप देखिएगा कि संगम के बाद सुलूक, सुलूक के बाद तुलुक, तुलुक के बाद अराबिडू। कई बार इसका सीक्वेंस बिगाड़ देगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कि इसमें विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी कौन कौन थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से विदेशी थे इसमें। तो इसको आप देखिए कि पहले कौन आया है, निकोलो कोंटी, यह इटली से आया था 1420, और यह देवराय प्रथम के शासनकाल में। किसके? देवराय प्रथम। दूसरा है अब्दुल रज्जाक, यह फारस से आया था 1442, और देवराय द्वितीय उस समय शासक थे वहां। इसके बाद देखिए नूनीज, यह आया था पुर्तगाल से 1535, 1535, और शासक कौन है? अच्युतराय। अब देखिए 1498 में यहाँ वास्को डिगामा आता है, उसके बाद से पुर्तगाली यहाँ आना शुरू कर देते हैं। 1498 में आता है, तो इसके बाद से देखिए सब पुर्तगाली आया है। नूनीज आया, नूनीज के बाद डोमिंग पायस आया, यह भी पुर्तगाल का था। समय याद रखिए, यह 1515 कृष्णदेव राय के समय में आया। इसके बाद बारबोसा, यह पुर्तगाल का था, यह 1515 और 16 के बीच में आता है। इस समय कौन रहते हैं? कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। इसके बाद दोस्तों देखिए, इनमें से विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने डाली थी। ये देखिए इसमें चार आंसर हैं। इसमें से पहला क्या हो जाएगा? हरिहर और बुक्का। सबको पता है किसने डाला था? हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल को किस साहित्यिक भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है। ये सबको पता है, तेलुगु। कौन से हैं? तेलुगु। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपसे याद रखिएगा। राजा कृष्णदेव राय, और एक वहां के प्रभावशाली शासक रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स हैं कि विजयनगर के सम्राट कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। विजयनगर के जो सम्राट होते थे, यह कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। अष्टदिग्गज, अब देखिए अगला, अष्टदिग्गज विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में 8 महान कवि थे, जिन्होंने 1509 से लेकर के 1529 में अपनी मृत्यु तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। कृष्णदेव राय के शासन को तेलुगु साहित्य के स्वर्णिम के रूप में जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब अष्ट दिग्गज कौन कौन थे, तो देखिए अल्लासानी पेद्दाना, आंध्र कविता पितामहु, तेलुगु कविता के दादा थे ये। कौन? अल्लासानी पेद्दाना। फिर नंदी थिम्मन, यह पारिजात पहरनम लिखा है। क्या लिखा है? पारिजात पहरनम। और उन्हें मुक्कु थिम्मना या नाग का थिम्मना कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर देखिए मद अय्यागरी मल्लाना, राजशेखर चरित्र रचना की। धुर्जती कालाहस्ती महात्यमु, एक ये हैं। फिर अयाल राजू राम भद्रदू, ये हैं। इनका नाम देख लेना, कई बार ये पूछा जा सकता है। पिंगली सुराणा हैं। फिर राम राजा भूसड्डू हैं। फिर तेनाली रामकृष्ण हैं, तेनाली राम कृष्ण हैं। अगला देखिए, फिर प्रश्न बनता है, संस्कृत नाटक जामवंती, संस्कृत नाटक जामवंती कल्याणम किसने लिखा था। इंपॉर्टेंट है, संस्कृत नाटक जामवंती किसने लिखा था। यह किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने। किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने। संस्कृत नाटक जामवंती कल्याणम किसने लिखा था? यह लिखा था कृष्णदेव राय ने। और देखिए इनकी रचना है अमुक्त माल्यद और जामवंती कल्याणम भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो ये जामवंती की जब भी आएगा तो आप किस पे टिक लगाएंगे? कृष्णदेव राय पे। थोड़े प्रश्न डिफिकल्ट हैं, इसको आपको जरूर देखना है। कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस राजवंश से थे। तो देखिए तुलु हो जाएंगे, पहला ही सही हो जाएगा, तुल्लु। किससे थे? तुलु से थे। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर में शासन करने वाले सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्या कहा जाएगा? तीसरा, अमर नायक। क्या कहा जाता था? अमर नायक। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी। किस शहर में थी? यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्पी। यह कहाँ थी? हम्पी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी? तो हम्पी। अब हम्पी में स्मारकों के समूह को 1986 में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। या किसमें किया गया है? यूनेस्को में, विश्व धरोहर के रूप। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है। तो आज के समय है कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में है। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनेंगे।
अब देखिए विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? इनके देवता कौन थे? तो देखिए कौन थे? विरूपाक्ष। कौन थे? विरूपाक्ष। अब नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कृष्णदेव राय से प्रश्न को बनता है और वहां के काफी प्रभावशाली शासक थे दोस्तों, तो इन पे आपको जरूर ध्यान देना है। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट देखिए विजयनगर साम्राज्य के निम्न में से किस युद्ध में अपनी मौत का झटका लगा? मतलब कि कहां से इसका पतन स्टार्ट हुआ? मौत का झटका मतलब कहां से इसका पतन स्टार्ट हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है यह। देखिए पहला क्वेश्चन आंसर सही होगा 1565 में तालीकोट। 1565 में तालीकोट के युद्ध के बाद। अब देखिए देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने डैश ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। तो कब किया था? 1420 में। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी कब आया था? 1420 ईस्वी में। 1420 ईस्वी में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आप सब इसको काफी मेहनत लगती है, आप सब वीडियो देखिए, उसको लाइक करिए और कमेंट अवश्य करिए, और आप सब प्रयास करिए कि पूरा वीडियो सुनिए, इसमें शॉर्टकट ना अपनाइए। जो भी चीजें दी गई हैं वह आपको ध्यान आएगा, और आप इसको लाइव सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे जब भी आप कोई वीडियो डालें तो आप सबको मिल जाए। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।